दरिया की कसम मौजों की कसम के ताना बाना बदलेगा तू खुद को बदल तभी तो जमाना बदलेगा। नमस्ते। महाराष्ट्र के संस्था संगठनों का नेटवर्क महावन और राष्ट्रीय स्तर पे कार्यरत संस्था संगठनों का नेटवर्क वाणी, इनके द्वारा महाराष्ट्र राज्य के सामाजिक संस्था संगठनों का राष्ट्रीय योगदान इस विषय पर एक अभ्यास हो रहा है। जब हम अभ्यास की तरफ हम देख रहे हैं तब हमने सोचा कि कुछ पॉडकास्ट करें कि जिससे विविध क्षेत्रों में किस प्रकार का योगदान महाराष्ट्र दे रहा है। तो आज का पहला पॉडकास्ट है महाराष्ट्र के एफपीओ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, इसके तहत महाराष्ट्र ने क्या योगदान दिया है यह हम पहले एपिसोड में लेंगे। महाराष्ट्र के एफपीओ के प्रणेता भी कह सकते हैं ऐसे ज्येष्ठ कार्यकर्ता अमित जी नाफड़े जी का कृषि विकास व ग्रामीण संस्था इस नाम से बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट में एक संस्था है। अमित जी, हम बुल्ढाना में काम करते हैं ना? जी, कृषि विकास वैसे शुरुआत तो हमने बुल्ढाना में की थी। बुल्ढाना ज़िले में मोताळा तहसील में तलनी नाम का एक छोटा सा विलेज है। तलनी नाम के एक छोटे से गांव से कृषि विकास की शुरुआत हुई थी और आज से लगभग 33 साल पहले, मतलब 1991 में कृषि विकास की शुरुआत हुई। 1991 से लेकर एक गांव से लेकर कृषि विकास ने जो अपनी शुरुआत की थी, तो अभी कृषि विकास 3 राज्यों में प्रत्यक्ष स्वरूप में काम कर रही है। 3 राज्यों में 1200 से ज़्यादा गांवों में हम काम कर रहे हैं और 1 लाख से ज़्यादा ग्रामीण परिवारों के साथ हम प्रत्यक्ष रूप से काम कर रहे हैं। 3 राज्य कौन से बोलेंगे? तो महाराष्ट्र में हम काम कर रहे हैं, इसके साथ ही मध्य प्रदेश और गुजरात, इन तीनों स्टेट में 200 से ज़्यादा कार्यकर्ता कृषि विकास के साथ जुड़े हुए हैं और ये लोग 1 लाख से ज़्यादा परिवारों के साथ मिलकर प्रत्यक्ष रूप से काम कर रहे हैं। अच्छा। इन 3 राज्यों के अलावा कृषि विकास ने जो कुछ इतने सालों में अनुभव लिए हैं, वो सारे अनुभवों के आधार पर कृषि विकास अन्य राज्यों की संस्थाओं को सपोर्ट करती है। अच्छा। और विशेषकर किसान उत्पादक कंपनी, जिसे फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है, इन संस्थाओं को भी हम सपोर्ट कर रही हैं। अमित जी, हम आगे आएंगे, पर हम उसके पहले जानना चाहते हैं कि कृषि विकास का जो निर्माण है वो किस तरीके से हुआ। जब हम संस्थाओं का इतिहास देखते हैं तो हम देखते हैं कि कोई फाउंडर किसी एक उद्दिष्ट के साथ एक संस्था बनाता है। हाँ जी। और वो संस्था पहले दिन से किसी डोनर्स के साथ काम करती है और प्रोजेक्ट्स पे काम करती है। बिल्कुल। और फिर धीरे धीरे अपने कार्य का विस्तार करती है। तो ये सब एक स्टोरी किसी भी संस्था के पीछे होती है, लेकिन कृषि विकास की स्टोरी बहुत ही अलग है। अच्छा। जिस गांव की मैं बात कर रहा था, तलनी, जहाँ से हमारे संस्थापक मेरे पिताजी आते हैं, तो इस गांव के पास एक डैम बना है। अच्छा। नलगंगा धरण जिसे हम कहते हैं। नलगंगा नदी के ऊपर ये डैम बना हुआ है और ये जो डैम बना, इसमें काफ़ी सारी ज़मीन हमारे गांव के लोगों की गई, लेकिन डैम का जो कैनाल बना वो अपोजिट साइड से गया। अच्छा। और हमारे गांव के साइड्स में काला पत्थर होने की वजह से वहाँ पानी का भी कोई सीपेज वहाँ पे नहीं आ रहा है। तो हमारी ज़मीन तो गई लेकिन पानी नहीं मिल रहा है, ऐसी परिस्थिति थी। अच्छा। ऐसे परिस्थितियों में मेरे पिताजी श्री दिलीपराव जी नाफड़े, जब उनके युवा एज में उन्होंने ये सोचा कि हम क्या कर सकते हैं, तो उन्होंने पहले शुरुआत की पानी के साथ। अच्छा। और गांव में लिफ्ट इरिगेशन के माध्यम से हम कैसे पानी ला सकते हैं। तो लोगों को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसा कुछ हो सकता है। मैं बात कर रहा हूँ 80-85 साल की, 1985 की। और वो लिफ्ट इरिगेशन को सक्सेसफुल करने के बाद और वो मोटिवेट हो गए कि नहीं, अभी किसानों के लिए हमें और कुछ करना चाहिए। फिर इस माध्यम से हम क्या कर सकते हैं ये सोचते सोचते वो डिपार्टमेंट से मिलने लगे। खुद वो किसान थे, अलग अलग डिपार्टमेंट से मिलने लगे। खेती विभाग है या फिर पशुपालन विभाग है, ऐसे विभागों के साथ मिलकर खुद के लिए, खुद के दोस्तों के लिए जानकारी लेते लेते उन्होंने उस वक्त कोई एग्रीकल्चर सेक्टर में कुछ नए क्रॉप्स वगैरह इंट्रोड्यूस किए। और फिर उन्हें ज़रूरत ऐसी लगी कि मार्केटिंग के लिए थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज हो रही है। अच्छा। फिर वो डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स के साथ बात कर रहे थे, तो
कुछ कमोडिटीज बेचने के लिए इनको उस वक्त बेंगलोर जाना पड़ता था। हम्म। तो 85-90 साल में, आज से 30-40 साल पहले, महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव से बेंगलोर तक का सफर या रामनगर तक का सफर काफी चैलेंजिंग था। तो एक गवर्नमेंट ऑफिसर ने उनको सलाह दी कि आप एक फार्मर ग्रुप, किसानों का ग्रुप रजिस्टर कीजिए। पर तब ये आप शायद फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी की तरफ जा रहे हैं, तब ये जो 80 का दशक था उसमें ये बात थी, तब फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी चल रही थी? नहीं, उस वक्त ये संकल्पना थी क्या? ये संकल्पना ही नहीं थी उस वक्त। अच्छा। और उत्पादक संगठन जिसे हम कहते हैं, हाँ जी। तो वो सही तरीके से उत्पादक संगठन के रूप में कृषि विकास की शुरुआत हुई। उस वक्त अच्छा। कोऑपरेटिव का काफी अच्छा वहाँ पे परफॉर्मेंस रहा। हाँ। उस दशक में जो है, मतलब 20-30 साल हम कह सकते हैं या 50 साल कह सकते अच्छा हैं। स्पीड लिया था तब। हाँ, इंडिपेंडेंस के बाद, स्वतंत्रता मिलने के बाद भारत में 40-50 साल कोऑपरेटिव ने काफी अच्छे किए। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये जो ग्रुप रजिस्टर हुआ, ये उस गवर्नमेंट ऑफिसर्स के कहने पे हमने धर्मदाय संस्था करके उस वक्त रजिस्टर किया इन लोगों ने, जिसे कृषि विकास कहते हैं। हाँ। और नाम भी काफी इंटरेस्टिंग सा वहाँ पे मिला। मतलब इनको तो पता ही नहीं था कि ऐसी कुछ संस्था होती है या कुछ होता है। तो जो टाइपिस्ट है, जो संस्था बनाता था, अच्छा। उससे मिले, गवर्नमेंट ऑफिसर से मिले, धर्मदाय कार्यालय में गए और ऐसा ऐसा ग्रुप हमें बनाना है और उस ग्रुप को कैसे करना चाहिए। तो उन्होंने पूछा कि ठीक है, आप क्या करना चाहते हो? तो हम कृषि के लिए काम करना चाहते हैं, हम ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित करना चाहते हैं कि वो खेती में कुछ अच्छा करे, पशुपालन में कुछ अच्छा करे। तो ये सब विचार करते करते वो कृषि विकास व ग्रामीण प्रशिक्षण संस्था, इस तरह का नाम इस संस्था का तय हुआ। संस्था बना रहे हैं ऐसा कुछ उनके दिमाग में था ही नहीं। तो इस संस्था को फंड्स मिलते हैं, हम कहीं से डोनेशंस ले सकते हैं, हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, ये सारा कुछ उनको पता ही नहीं था। ये सारे किसान जो थे, ये बहुत ही कम शिक्षित किसान थे। बराबर। फिर ग्रुप बनाने के बाद इन्होंने क्या किया कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के किसी को इन्वाइट किया जानकारी देने के लिए, पशुपालन डिपार्टमेंट के किसी को इनवाइट किया जानकारी देने के लिए। धीरे धीरे डिपार्टमेंट को भी लगने लगा कि यार एक अच्छा ग्रुप है, अच्छा काम कर रहा है। तो डिपार्टमेंट के लोग भी इनके साथ मिलकर कार्यक्रम कर रहे थे। तब भी ये फंड, प्रोग्राम, इम्प्लीमेंटेशन, ये चीज़ें दूर दूर तक कहीं नहीं थी। वहाँ उस वक्त मैं और मेरे पिताजी जलगांव गए थे। अच्छा। उनके एक दोस्त से मिलने हम गए और फिर वहाँ पे कुछ सवाल जवाब हुए तो हमें पता चला कि उनके जो दोस्त हैं वो एक एनजीओ में काम करते हैं। अच्छा। और फिर उन्होंने हमें बताया कि आपका जो ये ग्रुप रजिस्टर्ड है, क्योंकि वो मेरे पिताजी के दोस्त थे, वो जानते थे ये सब चल रहा है, तो इसे ही एनजीओ कहते हैं। और मैं जहाँ काम कर रहा हूँ ये उसी तरह का एक रजिस्टर्ड एनजीओ है और आप भी ऐसा काम कर सकते हैं। 1991 में रजिस्टर होने के 10 साल बाद हमें पता चला कि इसको एनजीओ कहते हैं और इसमें हम प्रपोजल बना सकते हैं, फंड्स आ सकते हैं। और 2000 के बाद एक्चुअल सामाजिक संस्थाओं के स्ट्रक्चर में काम करने लगी, ऐसा बोल सकते हैं, जिसे हम कहते हैं कि प्रोफेशनल सोशल वर्क या डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की जो परिभाषा है, CSO बोला जा सकता है। हाँ, वो 2000 में हमें समझ में आई और तब से फिर हमने प्रोफेशनली उसको कैसे हम प्रोग्राम बनाएंगे, आउटकम बेस, और सही तरीके से एक प्रोफेशनल अप्रोच के साथ हम कैसे डेवलपमेंट कर सकते हैं, वो हमने समझा और फिर धीरे धीरे हमने आगे एक्सपांड किया। यानी आपके जो संस्थापक हैं, आपके पिताजी, उनके सुपुत्र ने, यानी अमित जी नाफड़े, इन्होंने ये सब शुरू किया, ऐसा बोला जा सकता है, कहा जा सकता है। हाँ जी। क्योंकि मेरा एज काफ़ी कम था उस वक्त। हाँ। मैंने जस्ट 12th पास किया था, 17-18 साल का मैं था। लेकिन उस वक्त जो पहला प्रपोजल कृषि विकास का था वो मैंने कॉपी करके बनाया था। मतलब अच्छा। उन्होंने ही, मेरे पिताजी के जो दोस्त थे, उन्होंने ही मुझे एक प्रपोजल दिया था कि इस तरह का प्रपोजल होता है। पहला प्रपोजल कृषि विकास का मैंने बनाया और पहला हमारा जो सहयोग था किसी से, वो 90,000 का था, 2001 अच्छा। में जो हमें मिला था। अच्छा। और उसके बाद फिर काफ़ी सारी फेलियर स्टोरीज भी हमने कृषि विकास की जर्नी में देखी हुई है। हाँ जी। काफ़ी सारे आइडियाज़ ऐसे जो जिस एरिया में हम काम कर रहे थे उस एरियाज़ में हमने इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की। जैसे मोताड़ा वैसे तहसील प्लेस है, तो मोताड़ा प्लेस में हमने शुरू किया था SNDT यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड महिलाओं के लिए बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन कॉलेज। अच्छा। 2001 में, आज से 25 साल 24 साल पहले। और वो विदर्भ का पहला SNDT एफिलेटेड BCA कॉलेज था। लेकिन उस वक्त लोगों को पता ही नहीं चला कि SNDT क्या है। विदर्भा में एक छोटे से तहसील से हम आ रहा है, छोटे से डिस्ट्रिक्ट से आ रहा है, तो वहाँ पता ही नहीं था SNDT क्या है। वहाँ पता ही नहीं था कि कंप्यूटर एप्लीकेशन का कुछ कोर्स होता है इस तरह से। लड़कियों को शिक्षित करने की वैसी धारणा लोगों में नहीं थी। हाँ, ये 2000 का
समय हाँ, था। 2000 का समय था। तो उस वक्त ये जो इनिशिएटिव है ये पहले मोताड़ा में नहीं चला, फिर हमने मलकापुर में शिफ्ट किया, वहाँ भी हमें कुछ अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो 3-4 साल ये इनिशिएटिव चलाने के बाद हमें बंद करना पड़ा। कि बहुत से अपयश यही यश के आगे ले जाते हैं, सक्सेस आगे ले जाते हैं। यानी सामाजिक क्षेत्र में जो हो रहा है कि कोई तो भी प्रश्न को, जैसे आपके यहाँ पानी का प्रॉब्लम था, वहाँ से आपके पिताजी ने ये काम शुरू किया, तो प्रश्न आगे जब आया तब कुछ किसी कार्य का निर्मित हुआ और उसको फिर सामाजिक संस्था का एक दर्जा मिला या स्वरूप आया। तो यह महाराष्ट्र के संस्थाओं की ब्यूटी है, सौंदर्य है, ऐसा हम मानते हैं। तो कृषि विकास के प्राधान्य क्रम के विषय क्या है, थोड़ा संक्षिप्त में जाएंगे क्योंकि आगे हम एफपीओ के बारे में आपसे सुनना चाहते हैं। तो पहला प्राधान्य हमेशा हमारा पानी रहा है। अच्छा। क्योंकि विदर्भ के एक ड्रॉट प्रोन डिस्ट्रिक्ट से शुरुआत की थी, ड्रॉट मिटिगेशन। अच्छा। यहाँ जहाँ पे हम कह सकते हैं कि पानी की समस्या है, वहाँ पे हम जल संधारण पे ऊपर, मृदा और जल संधारण के ऊपर काम कर रहे हैं। सही बात। जब आपके पास आपकी मिट्टी अच्छी हो जाए और पानी उपलब्ध हो जाए तो खेती के ऊपर काम करना ज़रूरी है, इसलिए खेती के ऊपर हम काम करते हैं। और खेती पानी के साथ साथ क्योंकि एग्रीकल्चर हमारा काफ़ी सारा डिपेंडेंट है रेनफॉल पे, रेनफेड एरिया से हम आते हैं, तो उसके साथ कुछ अन्य व्यवसाय जिसमें डेयरी है, पशुपालन जो भी है, मुर्गी पालन है, बकरी पालन है, इसके अलावा गांव में और कुछ नॉन फॉर्म सेक्टर में भी अगर कुछ रोजगार निर्मित के संसाधन हो सकते हैं। तो इन तीन जो खेती से जुड़े हैं, खेती से जुड़े हैं या खेती से जुड़े हुए नहीं भी है लेकिन रोजगार के साधन हो सकते हैं। जैसे अभी गांव में काफी सारे ट्रैक्टर्स और मोटरसाइकिल आ गई, तो पंचर की दुकान गांव में अच्छी तरह से चल सकती है। अच्छा। एक सलून का दुकान हर गांव में चलने लगा, एक ब्यूटी पार्लर गांव में चलने लगा। तो रोजगार के अवसर हम ढूंढने की कोशिश करते हैं। अच्छा। जहाँ पे जो ग्रामीण विकास में आते हैं, जो ग्रामीण विकास में आते हैं। और इन तीनों के साथ साथ महिला सक्षमीकरण में हम शुरू से काफी फोकस कर रहे हैं। अच्छा। ग्रामीण महिलाओं को प्रशिक्षित करना और काफी महिलाओं को रोजगार देने का काम कृषि विकास ने एसएचजी मूवमेंट से लेकर अलग अलग तरीके से अभी एफपीओ मूवमेंट तक हम महिलाओं के साथ कर ही रहे हैं। तो ये 4 क्षेत्रों के साथ हम काम कर रहे हैं। अमित नाफड़े, यह नाम जिस तरीके से जाना जाता है वो एफपीओ के लिए है, तो एफपीओ क्या है? वैसे डेफिनेशन तो एफपीओ की लोग अलग अलग करते हैं। अगर हम वर्ड से जाए तो एफपीओ इज फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। सो किसानों का एक, किसान उत्पादक है, उनका एक संगठन है। एक आसान तरीका समझने के लिए थोड़ा सा मैं खेती का ही उदाहरण देता हूँ। एक किसान है तो उसको क्या चाहिए? तो उसको बीज चाहिए, उसको फर्टिलाइजर चाहिए, उसको पेस्टिसाइड चाहिए। तो ये सारे जो किसानी करने के लिए जो चीजें चाहिए वो आपको खरीदने के लिए उत्पादक संगठन के माध्यम से आप इकट्ठा डिमांड प्लेस कर सकते हो। अच्छी क्वालिटी का उत्पाद अच्छे रेट में आपको मिल सकता है। उसी तरह से आपका जो उत्पाद है, अगर छोटे छोटे किसान इंडिविजुअली उत्पाद बेचते हैं तो उनको ज्यादा भाव नहीं मिल पाता है। अगर वो इकट्ठा करके आएंगे तो एक अच्छा स्केल होगा, अच्छा क्वांटिटी तैयार होगा और ये उत्पाद वो शायद एक स्टेज ऊपर जाकर, एक लेयर ऊपर जाकर बेच पाएंगे, जिसके माध्यम से किसानों को अच्छा भाव मिल सकता है। तो उसमें मुझे 2 पैसे ज़्यादा मिलेंगे। तो इस तरह से एफपीओ जो है वो दोनों तरीकों से, वो जो उत्पादक उसके साथ जुड़े हुए हैं उनके लिए काम करता है। जो चलाता है वही मालक हो, यह प्रमुख संकल्पना शायद एफपीओ की है। और जब ये किसान जब एक प्रकार के बिजनेसमैन बनते हैं तो क्या अनुभव है? पहले तो किसी ने सोचा ही नहीं था कि किसान कभी एक व्यवसाय करेगा या बिजनेसमैन बनेगा। हाँ जी। जहां जहां किसान बिजनेसमैन करके सामने आ रहे हैं एफपीओ के माध्यम से, वो उनका पहला जनरेशन है। और पहला जनरेशन में आपको काफी चीजें पता नहीं चलती। आप एज एंटरप्रेन्योर पहली जनरेशन हो तो आपको काफी चीजें पता ही नहीं रहती, तो आप गलतियां कर देते हो। बराबर। तो काफी बार उनको ऐसा लगता है कि एफपीओ बन गया तो अभी ये बिजनेस होने लगेगा। हाँ। तो ये उनको समझाने की जरूरत है कि एफपीओ बन गया तो बिजनेस अपने आप नहीं होता है। आपको सीखना पड़ेगा कि प्रोसेसिंग क्या करना है या वैल्यू एडिशन क्या करना है। आपको सीखना पड़ेगा अगर कुछ खरीदना है तो कहाँ से खरीदना है, कैसे खरीदना है, उसको रखा कैसे जाना है, उसका शेल्फ लाइफ क्या है, दोनों तरीके से। मतलब आप बेच रहे हो तो उसका क्या है, खरीद रहे हो तो उसका क्या है, उसके लिए पैसे कितने लगने वाले हैं, वो पैसे कहाँ से आएंगे। अगर आप लोन ले रहे हो तो उसका आपको इंटरेस्ट भी देना है, आपको अच्छी टेक्निकल मैन पावर भी वहाँ चाहिए। तो ये सारी चीज़ें उनको समझाने की ज़रूरत है। और अनुभव ये है कि बिना ये सोचे समझे जो लोग इस मूवमेंट में आगे आने की कोशिश कर रहे हैं वो फेल हो रहे हैं।
तो ज़रूरत ये है कि आपको धीरे धीरे ये सारी चीज़ें सीखना पड़ेगी। सीखना पड़ेगा। सेक्टर के दूसरे साइड के लोगों को भी मैं हमेशा कहता हूँ कि आप ये भी समझने की कोशिश कीजिए कि वो किसान है और खेती उसका ब्रेड एंड बटर है, तो उसको पहला फोकस खेती पे ही करना है। तो ये भी ध्यान में रखते हुए बाकी जो इकोसिस्टम है उन्होंने भी एफपीओ के साथ अगर काम करना अच्छी तरह से शुरू किया, तो मुझे लगता है अभी धीरे धीरे काफ़ी अच्छे नंबर्स में हम किसानों को अच्छी तरह से एफपीओ चलाते देख रहे हैं। तो ये नंबर्स अच्छे बढ़ेंगे और एफपीओ के बिजनेस अच्छी तरह से ग्रो होंगे। महाराष्ट्र में एफपीओ के लिए आपको पायनियर माना जाता है। महाराष्ट्र ने एफपीओ के क्षेत्र में क्या अपना एक अनुभव रखा है या अपना क्या आइडियोलॉजी रखी है जो पूरे नेशनल लेवल पे गई है या महाराष्ट्र के बाहर गई है? देखिए, किसान उत्पादक संगठन की बात करने से पहले महाराष्ट्र में अगर हम बात करेंगे तो जैसे मैंने कहा, स्वतंत्रता के बाद कोऑपरेटिव मूवमेंट काफ़ी अच्छा महाराष्ट्र में ग्रो हुआ है। उसके पहले भी था, लेकिन काफ़ी अच्छा स्कोप उसके बाद मिला। और फिर कोऑपरेटिव मूवमेंट में कुछ चैलेंजेस आए, तो उसके वजह से एफपीओ के माध्यम से एक नई संस्था सामने आई जिसको हम न्यू जनरेशन कोऑपरेटिव कहते हैं। अच्छा। तो वो न्यू जनरेशन कोऑपरेटिव में कुछ चीज़ें बदली, ऑटोनॉमी काफ़ी अच्छी एफपीओज में आई। तो ये जो हो रहा है सेक्टर में, इसमें भारत सरकार ने 2011 में एफपीओ प्रोग्राम का पायलट करने के लिए एसएफएसी को नियुक्त किया। स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्शियम, ये एक दिल्ली में संस्था है। उनके साथ 2011 में कृषि विकास ने अपना काम शुरू किया। अच्छा। और महाराष्ट्र में 11 से 13 ऐसे 2 साल का वो प्रोग्राम था। और इस 2 साल के प्रोग्राम में हमने सीखा कि एफपीओ कैसे बनाते हैं, क्या चैलेंजेस आते हैं, आगे कैसे ग्रो करेगा। और फिर 2013 में जब भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने पहला एफपीओ गाइडलाइंस बनाया, उस गाइडलाइंस में कृषि विकास के प्रतिनिधि के तौर पे हम उस वर्किंग ग्रुप का हिस्सा थे। अच्छा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि पहला एफपीओ बनाने का गाइडलाइन जो भारत सरकार का बना, उसमें महाराष्ट्र का काफ़ी अच्छा योगदान रहा है। हमने उससे पहले महाराष्ट्र में एफपीओ बनाए थे, हमारे एक्सपीरियंस के आधार पर इनपुट दिए और अलग अलग लोगों के साथ मिलकर वो गाइडलाइन सामने आया। इसके बाद हमें इस फेज़ में ऐसा लगा कि एफपीओ जो 5-7-10 गांव मिलके बन रहा है, वो एफपीओ खुद अकेले आगे नहीं बढ़ सकता है। हाँ। तो जैसे किसानों को एफपीओ में संगठित किया, वैसे एफपीओज को भी आगे संगठित करना बहुत जरूरी है। यानी पहले किसानों का संगठन हुआ, हाँ, बाद में एफपीओ का संगठन हुआ, और अब एफपीओज का कोई फोरम है अलग हाँ। से? तो महाराष्ट्र की जब देन की आप बात कर रही थी, तो 2012 के करीब हमने फिर एसएफएसी को कहा कि ऐसा अच्छा। फेडरेशन की जरूरत है। एसएफएसी में भी तब बात चल रही थी। अच्छा। तो एसएफएसी ने कहा कि आप महाराष्ट्र में क्यों नहीं इसकी शुरुआत करते। फिर महाराष्ट्र में हमारे सहकारी थे श्रीराम जी गाडवे और मैं, हम दोनों ने साथ में मिलकर महाराष्ट्र में जो अच्छे एफपीओज उस वक्त काम कर रहे थे, उन लोगों को एक साथ बुलाया और महाराष्ट्र में पहला एफपीओ का फेडरेशन जो है, भारत में पहला एफपीओ का फेडरेशन महाराष्ट्र में तैयार हुआ, महा फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी। क्या बोलेंगे? महा फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी, जो अभी महा एफपीसी नाम से जाना जाता है। अच्छा। अच्छा। और महा फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के बाद एसएफएसी ने अलग अलग राज्यों में इस मॉडल के आधार पर फेडरेशन बनाने के लिए सपोर्ट किया। अभी भारत के काफ़ी राज्यों में स्टेट लेवल फेडरेशंस हैं। तो ये महाराष्ट्र का योगदान है एक। दूसरा इम्पॉर्टेंट योगदान महाराष्ट्र का एफपीओ सेक्टर में रहा है, वो है किसानों के उत्पादों को मार्केट लिंकेज में। काफ़ी बार मार्केट में रेट कम होते हैं, तो एमएसपी प्रोक्योरमेंट काफ़ी अच्छा रोल प्ले करती है। तो ये जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस का प्रोक्योरमेंट है, ये पहले अलग अलग एजेंसीज करती थी और किसानों तक काफ़ी कम पहुंचता था। तो एसएफएसी के साथ मिलके हमने पहला एक्सपेरिमेंट महाराष्ट्र में किया कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस के आधार पर एफपीओ के माध्यम से डायरेक्ट किसानों के उत्पाद की प्रोक्योरमेंट कैसे हो सकती है। अच्छा। और ये जो मॉडल इवॉल्व हुआ, अभी ये मॉडल के आधार पे भारत में जगह जगह पे एफपीओ के माध्यम से आज एमएसपी पे उत्पाद की प्रोक्योरमेंट हो रही है और देश भर के किसानों को सही तरीके से फ़ायदा तभी से हो रहा है जब एफपीओ के माध्यम से ये प्रोक्योरमेंट होने लगा है। अच्छा। तो यह महाराष्ट्र की जब देन बोली जाती है, तो जब आप नेशनल लेवल पे कहीं एफपीओ में आपने कहा कि काफ़ी जगह आप प्रतिनिधित्व करते हैं, तो क्या इससे कुछ बदलाव आया जब महाराष्ट्र ने एफपीओ राष्ट्रीय स्तर पे लेके गए? तो क्या आपने स्टेप्स देखे हैं, ग्रोथ देखा है?
देखिए, ग्रोथ की बात करूंगा तो आज से 6-7 साल पहले 2016-17 में एक फोरम में मैं गया था, तब मैंने कहा था कि 2025 में भारत में 50,000 एफपीओज होंगे। हाँ। और लोग मुझे कह रहे थे ये आपका अनुमान जो है ये सही नहीं लग रहा, इतना नंबर कैसे ग्रो करेगा। फिर उसके बाद लगातार अलग अलग फोरम पे मैंने ये कहना शुरुआत कर दिया कि 2025 में भारत में 50,000 एफपीओज होंगे और गवर्नमेंट एग्रेसिवली सामने आएगी। और 2020 में भारत सरकार ने 10,000 एफपीओ प्रोग्राम लॉन्च किया। अच्छा। तो अभी भारत के हर तहसील में गवर्नमेंट एफपीओ बना रही है। अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट ने प्रोग्राम लॉन्च किए। और महाराष्ट्र का योगदान मैं कहना चाहूंगा, मैं नाम भी लेना चाहूंगा डॉक्टर सुधीर कुमार गोयल, जो महाराष्ट्र के उस वक्त प्रिंसिपल सेक्रेटरी एग्रीकल्चर थे। उन्होंने एफपीओ के लिए वर्ल्ड बैंक सपोर्टेड प्रोग्राम, एशियन डेवलपमेंट बैंक सपोर्टेड प्रोग्राम, ऐसे प्रोग्राम महाराष्ट्र में लॉन्च किए। तो ये प्रोग्राम अक्रॉस इंडिया एज अ मॉडल प्रोग्राम देखे गए। और कुछ एग्जाम्पल महाराष्ट्र में अगर हम बात करें तो सह्याद्री नासिक का एग्जाम्पल है। एक कृषि विकास ने मॉडल बनाया है, जय सरदार फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी। सो जय सरदार फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी ने 3 अलग अलग बार उनके विचार व्यक्त किए, 3 अलग अलग फोरम पे। अच्छा। तो उसके बाद काफी लोगों का फ्लो हमारे तरफ बढ़ गया कि हम जय सरदार को देखना चाहते हैं। फिर हमारी टीम ने सोचा कि देखने से क्या होगा, 2 घंटे में 3 घंटे में आप नहीं एफपीओ सीखते। तो हमने एक ऑल अबाउट एफपीओ के माध्यम से एक ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया और जय सरदार के कैंपस में ही रेसिडेंशियल ट्रेनिंग सेंटर शुरू किया। तो पिछले 4 सालों में 10 राज्यों के 3,000 से ज्यादा लोग जो एफपीओ इकोसिस्टम का हिस्सा है, वो बोर्ड है, वो टीम मेंबर है एफपीओ के, वो एफपीओ प्रमोटिंग एजेंसी के मेंबर हैं, वो गवर्नमेंट ऑफिसर्स है, वो बैंकर्स हैं, ऐसे लोग यहाँ आके रेसिडेंशियल ट्रेनिंग लेके गए। अच्छा। तो ये भी एक तरह से हम कह सकते हैं कि अलग अलग जो मॉडल है देखने के लिए और वहाँ पे समझने के लिए भारत भर से लोग आ रहे हैं और ये मॉडल्स रिप्लिकेट हो रहे हैं। ये स्कीम्स अलग अलग गवर्नमेंट रिप्लिकेट कर रही है अलग अलग राज्यों में। तो इस तरह से ये एक्सपांशन में काफी अच्छा काम हुआ है। तो क्या आप महाराष्ट्र से जो एफपीओ की देन अन्य राज्यों तक या राष्ट्रीय लेवल तक पहुंचा पाए हैं, क्या आप संतुष्ट हैं या कुछ आपके और प्लान्स है? मुझे लगता है ये संतुष्ट होने का समय भी नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि काफी किसान अभी प्रशिक्षित नहीं है और फेलियर स्टोरीज काफी ज्यादा है। अगर बिना प्रिपेयर हुए आप कूदी लगाओगे, कूद जाओगे तो आप फ्रैक्चर होने वाले। तो वो सब चल रहा है। तो इसे थोड़ा सा इस मूवमेंट पे और ज्यादा काम करने की जरूरत है। मैं इसे मूवमेंट कहता हूँ। बिल्कुल। क्योंकि ये मूवमेंट जो है, ये मूवमेंट एक बिहेवियर चेंज ला रही है। जब हम सामाजिक संस्थाओं की बात करते हैं तो सामाजिक संस्थाओं ने सबसे ज्यादा काम किया है बिहेवियर चेंज। तो आज तक हमने देखा है कि किसान की विचारधारा जो रही है, वो किसान किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। किसानों को 2 ही चीजें चाहिए। किसान कहता है एक हमें पानी दो और दूसरा हमारा जो उत्पाद होगा उसको भाव दो। ये 2 चीजें मिल गई तो किसान खुश है। तो ये 2 चीजों पे काम करने के लिए मुझे लगता है एफपीओ के माध्यम से काफी अच्छा काम हो सकता है। क्लाइमेट चेंज जिसके बारे में अभी काफी ज्यादा बातें हो रही हैं, तो क्लाइमेट चेंज को अगर कोई संगठन फाइट दे सकता है सही तरीके से तो वो एफपीओ हो सकता है। अच्छा। तो ये एफपीओ के माध्यम से एक विचार हम किसानों में लेके जा रहे हैं कि खेती एक व्यवसाय है और इसे व्यवसाय की तरह करना चाहिए। और अगर हम खेती को व्यवसाय की तरह देखेंगे तो किसानों को भी हम बिजनेसमैन के रूप में या एंटरप्रेन्योर्स के रूप में सामने ले आ सकते हैं। और ये बिहेवियर चेंज अगर किसानों में होता है इस मूवमेंट के माध्यम से, तो ना सिर्फ किसान ग्रो करेंगे, ना सिर्फ उनका एक्सप्लॉयटेशन कम होगा, उनको अच्छा रेट मिलेगा, उनकी अच्छी व्यवस्था होगी, बल्कि विकसित भारत का सपना जो हम देख रहे हैं, वो विकसित भारत का सपना जल्द से जल्द पूरा करने के लिए बहुत जरूरी है। और वो तभी पॉसिबल है जब हमारा ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाला किसान और अन्य परिवार ये इस माध्यम से अच्छी तरह से अपना विकास कर पाएंगे। आपके पिताजी का जो विचार था फार्मर्स का भला करना, वो आप आगे लेके गए। तो ये सेकंड लीडरशिप एफपीओ में तैयार हो रही है क्या? एफपीओ में मैं ज्यादातर देख रहा हूं कि सेकंड लीडरशिप काफी अच्छी तरह से तैयार हो रही है। तो लीडरशिप का मतलब ग्रामीण इलाकों में आज तक पॉलिटिकल लीडर्स ही था। हाँ। लेकिन अभी ऐसे लीडर्स उभर रहे हैं जो सही तरीके से किसानों को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं और वो भी खुद उसमें एक किसान है। तो वहां कोई एजेंडा पॉलिटिकल
है या बरोबर. नहीं है कोई मैटर नहीं करता है. हम्म. हम एक बात ये भी कहते हैं कि जब आप एफपीओ की बात करते हो हाँ. तो आप एफपीओ के कैंपस में या एफपीओ की मीटिंग में जब भी आ रहे हो तो आपके पॉलिटिकल विचारधाराएं थोड़ी सी बाजू में रखिए. हाँ. क्योंकि आप यहाँ आपके विकास के लिए, आपके साथियों के विकास के लिए, खेती के विकास के लिए काम कर रहे हो. हम्म. तो इस माध्यम से, और एफपीओ में डिसीजन मेकिंग अकेला बंदा नहीं करता है, यहाँ पे ग्रुप डिसीजन मेकिंग होता है. काफी एफपीओज में हम देख रहे हैं कि डिवीजन ऑफ वर्क अभी देखा जा रहा है. हाँ. तो ये डिवीजन ऑफ वर्क के माध्यम से भी एक एक डिवीजन में एक एक लीडर एफपीओ का जो है वो ग्रो हो रहा है. तो ये सेकंड लीडरशिप तो मैं कह रहा हूँ अच्छी तरह से ग्रो हो रही है. दूसरी जनरेशन की जो आप बात कर रहे थे, तो उसमें भी अभी हम कहते हैं कि किसानों के लड़के किसानी नहीं करना चाहते. हाँ. तो फैक्ट है, क्योंकि काफी सारे चैलेंजेस हैं और इन चैलेंजेस के साथ किसान भी नहीं चाहता कि मेरा लड़का खेती करे. हाँ. अगर एक एंटरप्रेन्योर एक्टिविटी करके हम सामने रखें और वो पॉसिबल हो जाए तो नेक्स्ट जनरेशन भी जरूर सोचने लगेगी. अभी एफपीओ में अगर आप देखेंगे तो नए युवा कार्यकर्ता जो है 22-25 साल के काफी सारे युवा कार्यकर्ता एफपीओ में आगे आ रहे हैं. एफपीओ के सीईओ बन के, ये मैनेजर आप बन के. महाराष्ट्र का बता रहे हैं? महाराष्ट्र में नहीं, अक्रॉस इंडिया. अच्छा. जो गवर्नमेंट ने एक स्कोप दिया है एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एफपीओ में आप काम कर सकते हो, तो वो युवा ही है. ऑलमोस्ट सारी जगह पे आप देखोगे तो मुझे लगता है 60-70% सीईओज काफी युवा है, 25 के एज के लोग हैं. ये जनरेशन है जो जान रही है कि हाँ, यहाँ पे अगर हम प्रोसेसिंग में, वैल्यू एडिशन में, इंफ्रास्ट्रक्चर में जाएंगे तो हमें एडिशनल इनकम मिलेगा, मेरा खुद का भी इनकम मिलेगा, बढ़ेगा, और मैं आजू बाजू के लोगों का भी इनकम बढ़ाने में काम कर पाऊंगा. एग्री बिजनेस मैनेजमेंट की जो बात हो रही है, तो काफी एफपीओज ऐसे हैं जो अभी कहते हैं कि हमें प्रोफेशनल्स के साथ काम करना है. अच्छा. तो ये प्रोफेशनल्स भी धीरे धीरे एफपीओज में आ रहे हैं. काफी सारे एफपीओज ने अच्छा बिजनेस किया है और प्रोफेशनल को रिक्रूट किया है. अभी बोर्ड पे एज ए एक्सपर्ट डायरेक्टर प्रोफेशनल आ रहे हैं. कुछ ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट मैं ऐसे जानता हूं कि जो काफी अच्छे कॉलेजेस से आए हुए हैं, वो काफी अच्छा एक्सपीरियंस लेके आए हुए हैं सेक्टर में, वो भी अभी एफपीओज के साथ अपना करियर देख रहे हैं. तो ये सही तरीके से मुझे लगता है कि ये नेक्स्ट लाइन लीडरशिप है. नेक्स्ट लाइन लीडरशिप है. और हम जो कहते हैं कि ठीक है, सारे लोग शहरों की तरफ आ रहे हैं तो ग्रामीण एरिया में किसी को रोकना चाहिए. तो इसी मॉडल से हम रोक सकते हैं, जब उनको सही तरीके से वहां पे रोजगार मिले, जब उनको वहां पे प्रगति के अवसर मिले और वहां अपना फ्यूचर देखें. अगर उनको वो दिखने लगा तो वो शहरों में क्यों आएंगे. बिल्कुल. तो ये एक प्रकार का सोशल सेक्टर में आने वाला या एफपीओ में आने वाला एक ठहराव है, ऐसा हम बोल सकते हैं. तो क्या आप ये कहना चाहते हैं या कुछ दृष्टिगोचर करना चाहते हैं कि भविष्य में महाराष्ट्र एफपीओ सेक्टर में इस प्रकार का आगे में कुछ ब्रॉड विजन लेके कुछ अन्य कार्य करेगा? मैं महाराष्ट्र जानता हूं, तो मुझे लगता है कि एफपीओ सेक्टर में काफ़ी अच्छा काम महाराष्ट्र में अभी हो रहा है और काफ़ी अच्छा काम जो है वो आगे होने वाला है. अगर एक उदाहरण की मैं बात करूं तो कपास उत्पादक किसानों के काफ़ी सारे चैलेंजेस हैं. उसमें एक चैलेंज है कि कपास निकालने के बाद जो स्टैक रहता है, कॉटन स्टैक, उसका मैनेजमेंट, तो वो किसानों को निकालने के लिए खर्चा करना पड़ता है और उसको जला देते हैं, क्योंकि उसका फर्टिलाइजर वगैरह बनाना इतना आसान नहीं है. तो अभी एफपीओ के माध्यम से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी कमीशन महाराष्ट्र का, आईआईटी मुंबई साइंस एंड टेक्नोलॉजी कमीशन और एक एफपीओ, ये तीनों मिलके एक प्रोग्राम कर रहे हैं जहां पे ये जो कॉटन स्टैक है इसके माध्यम से एनिमल फीड बनाया जा रहा है. अच्छा. और इसमें हमारा महाराष्ट्र एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशरीज यूनिवर्सिटी जो है नागपुर का, वो भी पार्टिसिपेट कर रहा है एज ए टेक्निकल पार्टनर. और इस प्रोग्राम को हमारा इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट जो एजेंसी है, इन्होंने एग्रो इकोलॉजी प्रोग्राम के तहत उन्होंने उसको कंसीडर किया है. तो ये एक मॉडल है. मतलब एफपीओज के माध्यम से अगर ऐसे इनोवेटिव मॉडल्स अगर सामने आए तो काफ़ी अच्छी तरह से एफपीओज ग्रो करेंगी. अभी टर्मरिक्स में काफ़ी अच्छा एफपीओज काम कर रही है, ग्रेप्स में काफ़ी अच्छा एफपीओज काम कर रही है, बनाना में कुछ एफपीओज कोशिश कर रही है, और अलग अलग जगह पे एफपीओ जो है वो कमर्शियल मॉडल में अभी आ रही है. वो फिर सोयाबीन, पल्सेज जैसे क्रॉप है, वहाँ भी एफपीओज आ रही है. तो मुझे लगता है कि महाराष्ट्र के माध्यम से काफ़ी अच्छे मॉडल्स ना सिर्फ भारत को बल्कि हम दुनिया को दे सकते हैं. अभी काफ़ी हमारे ऐसे लीडर्स हैं जो पिछले 8-10 सालों से एफपीओ के साथ क्लोजली काम कर रहे थे.
वो अभी अफ्रीका केनिया में जाकर वहाँ भी काम कर रहे हैं। अच्छा। तो वहाँ भी यहाँ से जो एक्सपीरियंसेस और लर्निंग्स उनके आए हैं, तो भारत के बाहर जाकर भी अगर हम दे पाएँ तो बहुत बड़ी बात है। अभी मैं जानता हूँ कि हमारे महाराष्ट्र से हर साल एफपीओ के लीडर्स अलग अलग इंटरनेशनल एग्जीबिशंस अटेंड करने जा रहे हैं। ट्रेन कर रहे हैं। तो इस माध्यम से हम महाराष्ट्र के माध्यम से देश को ही नहीं, मुझे लगता है दुनिया को कुछ अच्छा देने की कोशिश कर रहे हैं और देते रहेंगे। देते रहेंगे। मुझे अमित जी से बात करते हुए एक चीज़ ध्यान में आई कि बुल्ढाणा जिले का एक छोटा सा गांव जिसका नाम है तळणी। तळणी। तळणी जो एक छोटा गांव है वो एक बुल्ढाणा डिस्ट्रिक्ट को सपोर्ट करता है या मार्गदर्शन करता है। बुल्ढाणा डिस्ट्रिक्ट विदर्भ को मार्गदर्शन करता है। विदर्भ की एक एनजीओ, देखियो परी कितना बड़ा होते जा रहा है, वो आगे जाके महाराष्ट्र को ये कर रहा है। मैं आगे बोल रही थी कि महाराष्ट्र का कंट्रीब्यूशन अपने नेशन के प्रति, पर अमित जी आप तो इंटरनेशनल बात कर रहे हैं, तो आमीन ये बात आपकी सही हो और इस तरीके का इंटरनेशनल कंट्रीब्यूशन महाराष्ट्र के, विदर्भ के और आपके ज़िले के तळणी जैसे छोटे गांव से जो बीज उगा है वो नेशनल इंटरनेशनल तक जाए, यह इच्छा व्यक्त करते हुए महाराष्ट्र के सामाजिक क्षेत्र का राष्ट्रीय योगदान इस सीरीज़ का पहला पॉडकास्ट हम शेष करते हैं। अमित जी महावन के स्टेयरिंग कमेटी के मेंबर हैं। इनका काफ़ी सपोर्ट महावन इस नेटवर्क के लिए आता है। सेक्टर डेवलप हो इसके लिए महावन हमेशा कार्य करता है। इसी तरीके से हम आगे के पॉडकास्ट में मिलेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद।